हेलो एवरीवन, वेलकम टू upscprep.com। मेरा नाम नीलम भाटिया है और ये वीडियो सेकंड पार्ट है ऑफ अ सीरीज जहां वी आर हेल्पिंग यू सॉर्ट आउट योर स्ट्रैटेजी विथ रिगार्ड्स टू पॉलिटी। तो पहले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आपको पॉलिटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए सो दैट यू आर सॉर्टेड फॉर योर प्रीलिम्स एंड यू ऑल्सो डेवलप अ गुड बेस फॉर योर मेन्स। उसी वीडियो के एंड में मैंने आपसे पूछा था इफ यू वुड नीड अ पार्ट 2 जहां हम डिस्कस करेंगे और पॉलिटी स्ट्रैटेजी फॉर मेंस। तो ये वही वीडियो है। इन केस यू मिस्ड वाचिंग द फर्स्ट वीडियो तो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वो वाला वीडियो आप पहले देख लीजिएगा बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जहां मैंने ब्रेक डाउन किया है कि आपको एग्जैक्टली कैसे पॉलिटी प्रिपेयर करनी है इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर। तो इस वीडियो का देखिए एजेंडा क्या होने वाला है। सबसे पहले तो वील सी व्हाट हैव टू बी सम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर योर पॉलिटी विथ रिगार्ड्स टू मेंस प्रेपरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका जीएस पेपर 2 रहता है उसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जीएस पेपर 2 के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इन पर भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। इफ यू वांट अस टू जस्ट लेट अस नो। ये वीडियो डेडिकेटेड है टू अंडरस्टैंडिंग कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर योर मेंस। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है वो क्लियर है और वो आप कर चुके हैं। नाउ वंस यू आर डन विद दैट दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन। तो यहाँ पर हम लोग मैप आउट करेंगे कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको यूज करने हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या टूल्स यूज करने हैं, कब शुरू करना है। बिकॉज फॉर मेंस आंसर राइटिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिविजन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है और कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक बिफोर योर मेंस एग्जाम सो दैट यू कैन फोकस ऑन देम इंटेंसली एंड कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट प्रोसेस। तो चलो शुरू हो जाते हैं। नाउ बिफोर इवन आई गो टू द रिसोर्सेज कुछ फंडामेंटल चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और इनको आप समझ सकते हैं एज कार्डिनल रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, मेंस के सिलेबस का प्रिंट आउट एट ऑल टाइम्स अपने साथ रखो। एंड व्हेन आई से प्रिंट आउट आई मीन प्रिंट आउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल कॉपी। तो मेक श्योर आपके पास सिलेबस का एक प्रिंट आउट हो। देखो अच्छी बात यह है कि मेंस का सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव है। तो अनलाइक प्रीलिम्स जहां पर बहुत स्केची ही सिलेबस है, आपको डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में दिया है यूपीएससी ने। एंड व्हाई इट इज गुड इज बिकॉज देन यू एग्जैक्टली नो कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो ये अच्छी बात है कि आपके पास एक अच्छा डिटेल्ड सिलेबस है। आप प्लीज उसे डाउनलोड करिए और हर समय उसे अपने पास रखिए और इवन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन यू शुड रिव्यू इट वेरी नाइसली। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चन आते हैं। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग प्लस रीडिंग योर न्यूज़पेपर्स। तो आप पूछते हो ना कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, दिस इज वेर एग्जैक्टली दिस वुड बी हेल्पफुल जहां आपको समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी कैसे है बिकॉज दोज आर द टॉपिक्स गिवन इन योर सिलेबस विच आर देन गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन योर न्यूज़पेपर रीडिंग एज वेल। तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है आपके PYQs आपको एनालाइज करने हैं। अब देखो PYQ एनालिसिस का क्या मतलब होता है। बेसिकली आपको क्या करना है, पिछले 5 से 7 साल के आप सारे क्वेश्चंस पेपर अपने पास रखिए। बहुत सारा सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन अवेलेबल है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन भी अवेलेबल है, आप उसको यूज करो और देखो कि हर एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई ट्रेंड, पैटर्न एंड इवन हेल्प यू आइडेंटिफाई वो कौन से कोर एरियाज हैं जहां पर यूपीएससी का फोकस होता है। देखो बात बहुत सिंपल है, आपको किसी भी टॉपिक का, सब्जेक्ट का यहाँ मास्टर बनने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव टू टीच, यू डोंट हैव टू बिकम अ PhD इन द सब्जेक्ट। आपका गोल बड़ा सिंपल सा है कि हर टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है, और ये एम शुरू से याद रखना कि आपका अल्टीमेट एम ये है कि हर टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ माई प्रेपरेशन मैं इस पोजिशन में होनी चाहिए that I should be able to write a 250 word answer on every topic with decent inputs, with decent fodder, मेरा मतलब है content, and I have 250 words ready for every topic given in the syllabus. This is your ultimate aim. एक बात याद रखना, कितनी भी आप पढ़ाई कर लोगे, आपके रिविजन के बिना ये पूरी प्रेपरेशन बेकार है। सो आई नो बहुत प्रॉब्लम होती है रिविजन करने में क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो नॉवेलिटी क्रेव करता है, तो हमें लगता है कुछ नया पढ़ लें, बट ट्रस्ट मी यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर रिविजन
बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट व्हाट यू हैव रेड, एंड अल्टीमेटली जो एग्जामिनर है देखो उसको नहीं पता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, आपने कितनी बुक्स पढ़ी थी. द एग्जामिनर इज गोइंग टू जज यू ओनली फॉर द आंसर्स दैट यू हैव रिटन इन योर कॉपीज. So the point is, unless you revise multiple times and practice answer writing, वो जो बहुत सारा content आप read कर रहे हैं, that does not translate into marks. So why am I telling this to you? As soon as you begin your preparation, make sure you're blocking some time of your day and the week for revision of what you have read so far before you start to read something else. सो मेक इट अ हैबिट कि आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं रिविजन को, एंड मेक इट अ हैबिट कि उसके लिए आप डेडिकेटेड आवर्स रख रहे हैं अलग से. आपका फोकस होना चाहिए कि पढ़ना, प्रैक्टिस करना और फिर मेरे आंसर्स को रिफाइन करना. तो अभी मैं डिस्कस करूंगी कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी है. What I'm trying to tell you is when you begin your answer writing, you might write very bad answers, but that's absolutely okay. आपका फोकस ये होना चाहिए कैसे मैं अपने कंटेंट को इनरिच कर सकती हूँ और कैसे अपने आंसर्स को बेटर कर सकती हूँ इन कमिंग टाइम्स. बट बिफोर दैट आई हैव टू स्टार्ट समवेयर. रिमेंबर, इस पेपर का नाम है जनरल स्टडीज, सो यू डोंट हैव टू बिकम अ मास्टर इन इट. इसीलिए कई बार ये देखा गया है बहुत कोई टॉपिक अच्छा लगने लगता है. आई एम एंजॉइंग रीडिंग जुडिशरी अ लॉट, तो जी 10 दिन तक जुडिशरी पढ़ रहे हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब 10 दिन तक आप जुडिशरी पढ़ते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऑन अदर टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, and this is not going to help you, because understand, as much as writing good answers is important, it is important to write all the questions in your paper. So what I'm trying to tell you is have a basic idea, एक कट ऑफ टाइम रखो कि इस टॉपिक को मैं इतना ही टाइम दूंगी, and then move ahead. So avoid fixating on just one topic, rather have multiple fixated time for every topic and know when you have to move over it कि भाई enough content मुझे मिल गया है, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ. And that is how you go about preparing for your general studies. Now, क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है? देखो, खूबसूरत हैंड राइटिंग, बड़ी सुंदर सी हैंड राइटिंग आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है, बट हाँ, आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल जरूर होनी चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने में नहीं आ रही. अब आप कहेंगे मैम वो टॉपर था, उसकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी थी, फिर भी सी सच एक्सेप्शंस एग्जिस्ट. बट आई वुड से डोंट बेस योर लाइफ, not really life, but don't base an examination based on one exception or two exceptions. Generally देखा गया है कि legible handwriting होनी चाहिए. तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां आपकी हैंडराइटिंग किसी को समझ में ही नहीं आती है, आपको ये फीडबैक मिलता है, तो मे बी यू वुड वांट टू वर्क ऑन दैट. अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली ओके. कोई फैंसी फ्लावरी ऐसी हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है. बट येस, योर हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल, ये अपन को याद रखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं. सोर्सेज में हमारा फोकस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर है. तो अगर आपको लास्ट टाइम का वीडियो याद है तो मैंने आपसे एनसीईआरटी डिस्कस की थी और मैंने आपसे कहा था कि ये बेस बनाएगा फॉर योर मेंस प्रेपरेशन. सो मेंस में भी वी हैव टू रिविजिट सम एनसीईआरटी. तो जब भी आप मेंस लेवल की प्रेपरेशन पर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, 2 एनसीईआरटीज मैं चाहूंगी कि आप रिवाइज करें इवन बिफोर यू प्रोसीड टू योर मेंस प्रेपरेशन फुल, मतलब इन योर फुल स्विंग. And that is your class 11th NCERT and that is Indian Constitution at Work and Political Theory. देखो होता क्या ना, जिस तरीके से लिखी हुई हैं, they can help you write good introduction and good conclusion to your answers. So what you can do is pick up, पहले ही पढ़ रखी है आपने, just pick up these NCERTs, have a quick brush up of it, and this time when you are reading it, read it in a way that you are looking for keywords. Read it in a way that you are learning to write introductions. Read it in a way that you are learning to write conclusion. तो अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी है. फैक्ट्स से ज़्यादा हमें फोकस करना है कि क्या कीवर्ड्स मेरे आंसर में होने चाहिए, इंट्रो कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, बुक कैसे लिखी हुई है, कौन से की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड है, वो हमारा फोकस होगा व्हाइल वी आर बिगनिंग आवर मेंस प्रेपरेशन फॉर पॉलिटी. अब $1,000,000 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई मेंस में तो लक्ष्मीकांत का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. Now this is not entirely true. See, I'll tell you something. Lakshmikant is still important. So even for your mains preparation, Lakshmikant important hai. This would be wrong to say that Lakshmikant is not important. But yes, it is not enough. So something that is important but not enough means you have to go beyond it. But ऐसा नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत नहीं चाहिए होगी. You would still need it and I'll tell you why. Lakshmikant gives you the core concepts. All right. It gives you facts. It gives you material to write. Say for example, there was a question on CAG. So even when I'm talking about contemporary aspects of CAG, I have to begin by writing who is a CAG. And ये content मुझे लक्ष्मीकांत से मिलता है.
So what I'm trying to tell you is, yes, Lakshmikant is not enough, but it is definitely important. So Lakshmikant should be a part of my mains preparation. अब जैसा कि मैंने कहा इम्पॉर्टेंट है पर इनफ नहीं है, तो मुझे इसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा. पिछले वाली वीडियो में कुछ एक लोगों का ये कहना था कि बहुत सारा आपने दे दिया है करने को, इतना हम नहीं कर पाएंगे. सी आई अंडरस्टैंड, जब आप स्टार्ट करते हो ना प्रेपरेशन, इट गेट्स अ लिटिल ओवरवेलमिंग एंड आई नो देयर इज अ लॉट टू डू, बट ट्रस्ट मी, जो सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ, दे आर रियली द मिनिमम सोर्सेज दैट आर नीडेड. आई एम ऑफ ह्यूज बिलीव कि आपको प्रोलिफरेट नहीं करने चाहिए सोर्सेज, बट इतना आपको करना पड़ेगा. एंड वाइल इट सीम्स वेरी ओवरवेलमिंग व्हेन यू बिगिन, जब आप करने लगते हो इट डज गेट ईजी. सो एक्शन डेफिनेटली बीट्स प्लानिंग. तो ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, बट बियॉन्ड इट यू हैव टू एक्ट ऑन इट. और जैसे जैसे एक्ट करते जाओगे ना, इट विल गेट मच ईजियर फॉर यू. तो जैसा मैंने आपको कहा कि लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा. और यहाँ पर आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं जो डिजाइंड है फॉर टैकलिंग पॉलिटी के वो एरियाज विच आर नॉट देयर इन लक्ष्मीकांत. नाउ इफ यू वांट, यूपीएससी प्रेप भी ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग उसका लिंक डाल देंगे उस मटेरियल का, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन यूज दैट मटेरियल, राइट. हर सब्जेक्ट के लिए मटेरियल अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट, कीप इट विथ यू, एंड ऑफ कोर्स वी कीप अपडेटिंग इट. तो नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस लिख रहे हैं तो आप फिर से उसको रिविजिट कर सकते हैं. इस मटेरियल का जो एम है वो ये है कि जो लक्ष्मीकांत के गैप एरियाज हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके. अगेन व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज योर PYQs, एंड आई विल टेल यू व्हाई. In your GS papers, there is often a tendency to ask questions around certain repeated themes. तो भैया अगर repeated themes के around question हैं, तो that should be my priority. मुझे उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए. So identify those repeated themes and make sure कि आपके पास उसके लिए enough content available है. तो मैंने NCERT पढ़ ली, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, मैंने प्रेप का मटीरियल पढ़ लिया. अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये वाला टॉपिक स्टिल विच इज अ रिपीटेड PYQ थीम, आई डोंट हैव इनफ कंटेंट. सो गूगल करो, यूज सर्टेन डेटा स्टैटिस्टिक्स, यूज सर्टेन गुड कंटेंट अराउंड इट, आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट बनाओ एंड नोट इट डाउन इन योर रजिस्टर. तो जो आपको मेहनत करनी है वो यहाँ करनी है इन आइडेंटिफाइंग दोज थीम्स. अगेन दीज थीम्स हैव बीन गिवन ऑन आवर पोर्टल एज वेल, तो वहाँ से भी आप ये थीम्स ले सकते हैं. अगर आप खुद से करना चाहते हैं 10 साल के जो है PYQs को एनालाइज कर तो वो भी आप कर सकते हैं. नाउ आई एम प्लानिंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू रीड DD Basu ऑल्सो, बट फॉर नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ये बुक इंपॉर्टेंट है, बट इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे कवर टू कवर पढ़ें. द पॉइंट इज यू डोंट रियली हैव दैट मच ऑफ टाइम कि लक्ष्मीकांत मटीरियल रिपीटेड थीम्स पढ़ने के बाद आप DD Basu भी कवर टू कवर पढ़ोगे. वॉट यू कैन रादर डू इज रीड दीज 5 important chapters from it. That is preamble, fundamental rights, DPSPs, fundamental duties and center-state relations. तो क्या करो, एटलीस्ट इन 5 जो है चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो. ये आपको कंटेंट देंगे फॉर वेरी मेनी आंसर्स अहेड. तो बहुत सारे और टॉपिक्स के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, फॉर्डर प्रोवाइड करेगा. तो DD Basu की सिलेक्टिव रीडिंग हमने करनी है, इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू बिग डील. अब देखो, GS पेपर 2 and specifically the Indian Polity and Constitution section is not just a static area. इसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स लिंकेजेस आते हैं. So what I want you to do is supplement your reading, supplement your writing with current affairs. अब करंट अफेयर्स में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं. कोई अमेंडमेंट आया, उसके अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया. ये करंट अफेयर्स आपका फॉर्डर बन सकता है इन राइटिंग योर स्टैटिक आंसर्स. एज एग्जाम्पल्स आप करंट अफेयर्स को कोट कर सकते हैं. तो मैम डू आई हैव टू मेक नोट्स फॉर इट? देखो, अच्छी बात ये है बहुत सारे करंट अफेयर्स कंपाइलेशन अवेलेबल हैं. आई सजेस्ट आप एक अच्छा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन एवरी मंथ पढ़िए, उसको हर 6 महीने में रिवाइज कर रही है, एंड बिफोर योर मेंस एक अच्छा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन लेकर कंप्लीट कर लीजिए. तो मैम आप कहना चाह रहे हो वी डोंट नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स. आई डिसएग्री. न्यूज़पेपर रीडिंग स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज ये मैगजीन्स आपको फैक्ट्स दे सकती हैं, फॉर्डर दे सकती हैं, पर एनालिसिस और कॉम्प्रिहेंशन नहीं दे सकती. तो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ के सीखते हो, कैसे लिखना है, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करना है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसे होगी, कंक्लूजन कैसे होगा, ये आपको रिपीटेड न्यूज़पेपर रीडिंग से आता है.
So yes, newspaper takes 1 to 1.5 hours of your time every day, but the return on investment is definitely enormous. So I still suggest कि आप newspaper पढ़ते रहें, but instead of making notes out of it, you can rely on the current affairs compilation for consolidating everything that you have read so far. So my suggestion to you is pick one reliable current affairs compilation. Instead of running after 4 or 5 compilations, pick one, revise it multiple times, add it up every 6 months and once before you're giving your mains, and you will have very good command over your current affairs, which you can then use in your answer writing. एक छोटा सा काम और करना before you sit in for your mains, and this is going to be very rewarding for you. And this is what I call as the top 30 current affairs topics in your polity and constitution section. तो देखो होता क्या है ना, पूरे साल 1.5 साल में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार न्यूज में आते रहते हैं. से फॉर एग्जाम्पल गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पास, say for example should India shift to presidential form of government. So मैं बोलना ही चाह रही हूँ, there are certain debates that are recurrent in news again and again. एंड मुझे कैसे पता चलेगा मैम? आपको पता चलेगा जब आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, जब आप करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ रहे हो. मैं ये चाहती हूँ कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ अपने माइंड में एक एम बनाओ कि मुझे 30 ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो करंट अफेयर्स के रिपीटेड थीम्स हैं. आप एक बार नोटिस करना कि जब ये रिपीटेड थीम्स आप आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, यू वुड हैव अ लिस्ट ऑफ पावर 30 टॉपिक्स जो कि हाई चांस रखते हैं अपीयरिंग इन योर नेक्स्ट मेंस एग्जाम. क्योंकि जीएस पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं जिनके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं वो कंटेम्पररी टॉपिक्स ही होते हैं. तो आई वांट यू टू कीप नोटिंग डाउन इन योर रजिस्टर्स कि वो कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं, जिनके ऊपर चर्चा चल रही है, डिबेट चल रहा है, जिनके ऊपर सो फॉर एग्जाम्पल द टाइम वेस्टेड इन पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट्री डिलेस और जुडिशियल ओवररीच. तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट इन प्रेजेंट टाइम्स. सो आपको पता चलेगा कि यार इस पे एक सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है. सो लेट मी नोट इट डाउन इन माई रजिस्टर. अभी आपको करना क्या है, फॉर ईच ऑफ दीज 30 टॉपिक्स आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर 1 पेज नोट्स. So 1 page I should have on everything about judicial overreach and judicial accountability. कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, आई हैव रेडीमेड नोट्स रेडी जिसको मुझे आंसर फॉर्मेट में जाकर एग्जाम में लिख कर आना है. दिस लिटिल एक्सरसाइज, आई मीन आई नो इट विल टेक टाइम, बट इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ह्यूज है. तो जैसे ही आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू करते हैं, मेक श्योर आप इन पावर 30 टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें. नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन, मैम आंसर राइटिंग कब से करनी है? आपने सारा कंटेंट बता दिया, आपने बाय द वे देयर आर मोर रिसोर्सेज टू डिस्कस हियर, बट इन बिटवीन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द आंसर क्राफ्ट वर्कबुक दैट upscprep.com हैज प्रिपेयर्ड फॉर यू. तो देखो, अब मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग, ओके, एंड यू आर जज्ड फॉर व्हाट यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम. तो अभी सवाल ये बनता है कि मैम मैंने तो तैयारी शुरू करी है, अब मैं आंसर राइटिंग कब करूँ? व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू बिगिन आंसर राइटिंग? देखो सिंपल सी बात है, द मोर यू डिले आंसर राइटिंग द मोर डिफिकल्ट इट वुड गेट, एंड आई टेल यू व्हाई. आंसर राइटिंग इज नॉट ईजी एंड देयर आर प्राइमरली 2 रीजंस बिहाइंड इट. हमारे यहाँ जो राइटिंग कल्चर है वो खत्म हो गया है यूनिवर्सिटीज में. आई नो हाउ इट इज. सो मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट रिटन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ, पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, इट इज द मोस्ट deferred thing, most procrastinated thing. Why? Because again it is difficult, so it's a loop. So I have a simple suggestion for you. Once you think you're done with your basics, you're done with your prelims preparation along with initiation for mains, and you're done comfortably with 3-4 topics, please begin with your answer writing. Now you would say, ma'am, I would write bad answers. That's okay. Once you initiate, you would know problem kahan aa rahi hai, and only that is the way to write answers. So let me tell you, there is no magic recipe for writing good answers. उस टॉपर ने तो प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, उसने तो कभी कोई आंसर नहीं लिखा. ऑल राइट, सो लेट मी आंसर दिस एज वेल. हो सकता है वो टॉपर को पहले से लिखना आता हो जो आपको नहीं आता. So let's not copy people blindly. They might come from a different ecosystem altogether, and at the end of the day we don't know what they really did.
So I'm not trying to put anybody down here. All I'm trying to tell you is I suggest you to begin as soon as possible. If you have little knowledge, if you're done with your basics, if you've attended a few classes, done with 2-3 topics, please begin. और यहाँ पर आपको upscprep.com की आंसर क्राफ्ट वर्कबुक्स बहुत काम आएंगी, जो बाय द वे फ्रीली अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट. सो यू जस्ट नीड टू डाउनलोड देम एंड बिगिन. The way they are designed is they help you initiate, right? There are columns where literally you have space to write your answers, compare it to topper's answer. The aim is that in every answer you get 1 marks extra, so that cumulatively आपका score up जाए, you secure a rank and a seat for yourself. So again, इस आंसर क्राफ्ट वर्कबुक का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा. I suggest you download it, use it and begin with your answer writing as soon as you can. तो देखो, ये तो आपके हो गए बेसिक सोर्सेस जो आपको करने ही करने हैं. Now once you're done with this, it's time for value addition. तो सबसे पहले समझो कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है. देखो, मैं बेसिक चीजें सबने कर ली, सबको कॉन्सेप्ट आ गया, सबको जो है कंटेंट समझ में आ गया. Now how do I make my answers better? Let's ask ourselves, what are some ways to make our answers better? अपने आंसर्स को अच्छा करने का तरीका यह है कि आप उसमें लेजिटिमेसी डालें. मतलब आप कोई ऐसा सोर्स कोट करें जो कि एक रिनाउंड सोर्स है और जो आपकी बात को सब्सटैंशिएट कर रहा है. मैंने बोल दिया कि गवर्नर एक न्यूट्रल फिगर होना चाहिए, बट हाउ डू आई सब्सटैंशिएट इट? मैं कह रही हूँ, या एआरसी ने भी कहा था, या सरकारिया कमीशन ने भी कहा था. सो एनीथिंग दैट इज सेड बाय एन अथॉरिटेटिव बॉडी विल मेक योर आंसर मोर लेजिटिमेट. तो ये जो वैल्यू एडिशन आप सुनते हो, इट इज नथिंग बट something being said authoritatively which you can quote in your answers. तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेकंड एआरसी की कुछ रिपोर्ट्स. मैंने मेंशन कर दी हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं. देखो, ये एआरसीज रन इनटू पेजेस, तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता कि आप इन एआरसीज को पूरा कंप्लीट करें, पूरा रीड करें. आई डोंट सी एनी सेंस देयर. बट आप क्या कर सकते हैं, इसके रिकमेंडेशंस को रीड कर सकते हैं, या फिर आप एआरसी की सिंपली समरी उठाकर पढ़ सकते हैं. स्पेसिफिकली गवर्नेंस सेक्शन में आपको बहुत काम आएगा. ऐसे ही सरकारिया कमीशन के मेजर रिकमेंडेशंस, पुंची कमीशन के मेजर रिकमेंडेशंस, कुछ लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स. अब देखो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी मैंने मेंशन कर दी हैं, आपको कौन कौन सी पढ़नी है. अगेन, ये वो रिपोर्ट्स हैं जिसके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं. तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन को लेकर, गैम्बलिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग से रिलेटेड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड लॉ कमीशन की डिटेल्ड रिपोर्ट्स उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. अगेन, हमें पूरी लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ रिकमेंडेशन पढ़ना है. यहाँ पर आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं. आप रिकमेंडेशंस कॉपी करिए, लिखिए गिव मी अ 10 पॉइंटर समरी ऑन द रिकमेंडेशंस. सिंपली 10 पेज समरी आपके पास रेडी है, उसको पढ़ना है एंड यू आर सॉर्टेड. ये कैसे हेल्प करेगा? यही आपका वैल्यू एडिशन है. So while you are writing your answers, what you are doing is you're taking that and quoting it in your answers and writing your answers in authoritative manner. हो गया आपका काम. One more thing that you must do is to memorize the list of SDGs. Now, SDGs की लिस्ट मेमोराइज करने का फायदा क्या है? देखो, SDGs है क्या? SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो पूरी दुनिया अचीव करना चाहती है, डेवलप्ड बाय UNDP. अब इसके जो गोल्स हैं वो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया, हंगर हो गया. ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम एवरीडे एनकाउंटर करते हैं इन आवर कंट्री. तो हम क्या कर सकते हैं, SDGs को कोट कर सकते हैं व्हाइल वी आर राइटिंग आवर आंसर्स. तो दिस अगेन गिव्स अस क्रेडिबिलिटी. तो आई सजेस्ट SDG नंबर अलॉन्ग विद द गोल आप मेमोराइज कर लीजिए. एंड जब भी आप कंफ्यूज्ड हैं, हाउ डू आई बिगिन माई आंसर, अ गुड वे टू बिगिन योर आंसर is to use this SDG. So ma'am, you've given us the fodder, you've told us answer craft workbook के बारे में, you've told us when to begin answer writing. See, I told you there is definitely no need to wait to complete your syllabus, no need to wait your prelims. After your prelims हम answer writing start करेंगे. I don't see it as a good recipe. So what I want you to do is begin when you think you are done with substantial portion of your syllabus. राइट बैड आंसर्स, बिकॉज ट्रस्ट मी, परफेक्ट आंसर्स जैसा कुछ नहीं होता. आई विश जो टॉपर्स अपनी बुकलेट जो अवेलेबल है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑफ देम. इफ यू सी द वर्स ऑफ द टॉपर्स आंसर्स, देन आपको रियलाइज होगा दे ऑल्सो स्टार्टेड मेसी. सो प्लीज स्टार्ट, डोंट वेट कि हमारे आंसर्स परफेक्ट हो जाएं तब हम करेंगे. लिखने से ही आंसर्स आपके परफेक्ट होंगे.
तो मैम आप कह रहे हो कि हमें टॉपर्स की आंसर बुकलेट यूज नहीं करनी है, सब तो कहते हैं यूज करो, बिल्कुल करो, गोल्ड माइन है। क्या करना है आपने? दो चीजें आपको पता चलती हैं बाय यूजिंग टॉपर्स आंसर बुकलेट। वन, you would know what they are writing, how they are writing, and why are they being rewarded for writing like that. सेकेंड जो आपको पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि रेडीमेड कंटेंट क्या डाला उन्होंने अपने आंसर्स में। तो वो जो वैल्यू एडिशन आप मांगते हो ना, वो एज इट इज आप उनके आंसर्स में थोड़ा सा फैक्ट चेक करके अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हो। तो प्लीज यूज टॉपर्स आंसर बुकलेट, extract the content out of it, extract the key words out of it, extract value addition out of it and use it in your answers. GS का बहुत सिंपल है, आंसर राइटिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। So you can follow this standard method, introduce, go to the body and conclude it. So intro, body, conclusion is the format to write your answers. Another question, another problem that I see, होता क्या ना, हमने इतना सारा पढ़ लिया, व्हेन वी सी अ क्वेश्चन हमें याद आता है कि हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या पढ़ा है। अभी देखो, व्हाट हैपेंस इज यू राइट व्हाट यू नो, दैट इज डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट आइडिया। यू डोंट हैव टू राइट व्हाट यू नो, यू हैव टू राइट व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। तो आपका जॉब होना चाहिए टू डाइसेक्ट द क्वेश्चन वेल। यू डोंट हैव टू राइट व्हाट यू नो, यू हैव टू राइट व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। तो आपका डाइसेक्शन ऑन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोला द आंसर क्राफ्ट वर्कबुक्स विल हेल्प यू हियर। बिगिनिंग योर आंसर राइटिंग अर्ली विल हेल्प यू हियर। आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड ही डिसाइड करेगा दैट व्हाट इज टू बी रिटन इन दैट आंसर। इफ द एग्जामिनर आस्किंग यू एक्स एंड यू आर राइटिंग ए, just because you know A, of course you'll not be rewarded for it. So make sure you spend time in understanding the question well and फिर वो आपको organically आने लगेगा। मैम थोड़ा सा बता दोगे इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं? देखो मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको एक टेम्पलेट दे रही हूँ। टेम्पलेट किस चीज़ का? अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्या क्या तरीके हैं जिससे आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं आपको 5 ऑप्शंस दे रही हूँ, इन पांचों में से कुछ ना कुछ तो फिट हो जाएगा इन वॉट एवर आंसर यू आर राइटिंग। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप किसी रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से शुरू कर दो। अगर इक्वालिटी पे क्वेश्चन है तो आर्टिकल 14 से शुरू कर दो। अगर आपको लगता है अमेंडमेंट पे सवाल है तो आर्टिकल 368 से शुरू कर दो। इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पता होने चाहिए। दे कैन सर्व एज अ गुड इंट्रोडक्शन टू योर आंसर्स। नहीं बैठ रहा है कोई आर्टिकल तो आप उस टर्म को डिफाइन कर सकते हो। मान लो जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन है तो 2 लाइन में जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर दीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप उसका कोई कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड दे सकते हैं। जुडिशियल ओवररीच पे सवाल है, कंटेम्पररी टाइम्स में कोई केस हुआ था जिसमें जुडिशियल ओवररीच देखा गया, उससे आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। सी यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस इन एवरी आंसर, इनमें से कुछ ना कुछ फिट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रही हूँ कि इनमें से कोई ना कोई तरीके से आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। ये भी नहीं हो रहा है तो यू हैव ऑप्शन नंबर 4। कोई डेटा है उससे रिलेटेड, कोई स्टैटिस्टिक्स है उससे रिलेटेड, तो वो इनकॉर्पोरेट कर लो एंड दैट कैन बी बिगिनिंग ऑफ योर आंसर। ये भी नहीं है तो यू कैन यूज सम रेलेवेंट कोट। कोई कोट है जो फिट बैठ रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, देन यू प्लीज बिगिन योर आंसर विद दैट। सो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट तरीके हैं टू बिगिन योर आंसर्स। ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4, 5, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या है और उस समय आपको उससे रिलेटेड क्या चीज याद आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी। इंट्रोडक्शन हो गया मैम, नाउ हाउ डू आई राइट द बॉडी ऑफ द आंसर? देखो, अंडरस्टैंड दैट द एग्जामिनर वांट्स यू टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द टॉपिक, क्योंकि GS2 के जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर आप देखो वो डिबेटेबल टॉपिक्स के अराउंड होते हैं और उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। मान लो GST पे क्वेश्चन पूछा गया था कि GST ने हमारे टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया है, बट उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आए हैं। सो देयर आर गुड थिंग्स अबाउट GST, बट देयर आर आल्सो चैलेंजेस रिलेटेड टू GST। सो यू वुड सी कि GS2 के जो आंसर्स हैं, यू वुड सी दे आर ऑफन सेंटर्ड अराउंड टॉपिक्स विच आर डिबेटेबल। तो आपका टास्क यहाँ पर क्या होना चाहिए? यू शुड राइट योर आंसर्स इन अ वे
that you present both sides of the story in your answers, which means argument for also and which means argument against also. So while you're writing your answers, presenting both sides of the story will give a sense of completion to your answer and will also make sure कि examiner जो है जानते हैं कि आपको उस particular topic के बारे में सारी जानकारी है. So take for example this question. जब मैं GST के बारे में लिख रही हूँ, I can write arguments for like it has unified the taxation structure in the country. जो compliance है वो बहुत simple हो गया है क्योंकि अब एक सिंगल टैक्सेशन स्ट्रक्चर है. इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गई है क्योंकि स्टेट लेवल पर अलग अलग बैरियर्स नहीं है. तो देयर डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स दैट आई हैव फॉर. अच्छा, अब आप कहेंगे मैम मुझे ये सब कैसे आएगा? हमने सब पढ़ा है, आपने बेसिक मटेरियल पढ़ा है, देन यू सप्लीमेंटेड प्रेप का मटेरियल, वैल्यू एडिशन करा है, वहीं से तो ये पॉइंट्स आपके पास आएंगे. सो कॉन्टेंट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. यू विल हैव टू लर्न टू हाउ टू इंटीग्रेट दैट कॉन्टेंट इन योर आंसर्स, जो कि लगातार आंसर्स लिखने और उनको रिफाइन करने से आता है. नाउ व्हाट कैन बी सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट? जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको इस नई टैक्स रिजीम को समझने में मुश्किल होती है, अवेयरनेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कंप्लायंस से रिलेटेड चैलेंजेस हैं. तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रिलाई करते हैं और वहाँ अभी भी फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है, तो टेक्निकल ग्लिचेस देखी गई हैं जिसकी वजह से कई बार डिले और कंफ्यूजन हो जाता है. सो आई हैव प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड आई हैव आल्सो प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. नाउ हाउ दिस हेल्प्स इज in a question the examiner is able to see that you know both sides of the story and you're not tilting in any one specific direction. अब आप conclusion में जाते जाते इसको इस तरीके से लिख सकते कि भाई challenges हैं, but if we work on the following it can create a robust taxation structure in the country. It is that simple and yet difficult because it requires practice. देखो, बॉडी के लिए एक सजेशन और है मेरे पास आपके लिए. You can use subheadings. It definitely helps in organizing your answers better. So what you can do is you can break your answers into certain sections ताकि एग्जामिनर के लिए रीडेबिलिटी बढ़ेगा. सिंपल सा मैथ है, जितना आप एग्जामिनर के लिए आंसर इजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे उतना वो आपके लिए मार्क्स ज़्यादा रखेंगे. सो अगर उनको आंसर में आपका आंसर ढूंढना पड़ रहा है then that is a problem. So what you can do is you can divide your answer into subheadings. तो जो एग्जामिनर का एक्सपीरियंस है ओवरऑल आपकी कॉपी देखने का वो बेहतर होता है एंड दैट लीव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. अब किसी क्वेश्चन में नहीं बन रही है सब हेडिंग तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट क्वेश्चंस को आप 2 या 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन and depending upon the context of the question. Another thing that you can do to make your body better is to incorporate data and statistics. मैंने आपको बोला था आंसर्स को ऑथेंटिक बनाने का तरीका है कोई रेलिवेंट अथॉरिटेटिव फैक्ट आप उसमें डालो जिससे आपका आर्ग्यूमेंट सब्सटैंशिएट हो रहा है. से फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा है हेल्थ से रिलेटेड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड, मटर्नल मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड, तो ये सारा डेटा क्रेडिबल डेटा है, साइंटिफिक डेटा है, रिपोर्ट से आ रहा है, तो आपके आर्ग्यूमेंट को वेट मिलता है व्हेन यू राइट दिस डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स इन योर आंसर. तो आप क्या कर सकते हो, WHO की कोई फाइंडिंग है, एसर की कोई रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कोई डेटा दिया है, तो उसको लिख कर रख लो और ये अपने वैल्यू एडिशन की तरह अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करो. दैट विल अगेन हेल्प एग्जामिनर नो कि वॉट एवर यू आर स्पीकिंग you have arguments to substantiate, you have facts to substantiate your answers. अभी ऐसा मत सोचना हर क्वेश्चन में सब कुछ लिखना है, किसी में क्या यूज करोगे, किसी में कुछ और यूज करोगे. Why am I telling you all this is, आप बोलते हो आंसर्स कैसे लिखने हैं, समझ नहीं आता क्या ऐड करना है, so I'm giving you options. While you are writing, you would have these options in your mind, and इसमें से जो भी जिस क्वेश्चन में रेलेवेंट होता है आप उसको अपने आंसर में ऐड कर लीजिए. जैसे कुछ क्वेश्चंस में आप कुछ रीसेंट या पुराने इंपॉर्टेंट जुडिशियल जजमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो. केस ऑफ नंदा भारती, मेनका गांधी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, शाहबानो, जेंडर पैरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यूसीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दीज जजमेंट्स, इनके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स एंड इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स. So relevant judicial judgment quotes करना is again a great thing to give value and weight to your answers.
अगेन समथिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. इसके अलावा कमिटीज और कमीशन के रिकमेंडेशंस भी आप यूज कर सकते हैं. सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ARC कमीशन की रिपोर्ट्स, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स, दैट बिकम्स योर डेटा टू इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ योर आंसर. देखो घबराना नहीं है कि इतना सारा मुझे कैसे होगा. दैट इज वाई यू हैव टाइम, यू आर बिल्डिंग ऑन दिस ग्रेजुअली. अभी से जब आपको पता होगा तो यू वुड नो व्हाट टू फिल्टर आउट एंड व्हाट टू फोकस ऑन. तो आंसर लिखते वक्त अपने से पूछिए कि मेरे पास कोई कमिटी रिकमेंडेशन है क्या, कोई जुडिशियल जजमेंट याद आ रहा है क्या टू राइट इन माई आंसर, डू आई हैव सम डेटा रिलेटेड टू इट, and then bring it to your answer, and that will give weight to your answer, and then you will be rewarded accordingly. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैम ये डायग्राम्स बनाने हैं क्या क्वेश्चन में. अभी देखो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स GS2 में recommended है. रीजन बहुत ईजी है. मैंने आपसे बोला द मोर बेटर यू विल मेक एग्जाम योर आंसर रीडिंग एक्सपीरियंस फॉर द एग्जामिनर, the more reward you will receive. तो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स क्या करते हैं, एग्जामिनर का ओवरऑल एक्सपीरियंस इन्हांस करते हैं, बिकॉज उनके लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाती है. उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपके आंसर को पढ़ने में. तो यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट. बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, अननेसेसरीली डायग्राम्स बनाते हैं स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन में जहाँ वो ऑर्गेनिकली फिट नहीं होता. तो इलिस्ट्रेशंस और डायग्राम्स की जो रीजनिंग है वो बहुत सिंपल है. आपको ये देखना है कि वो आपके क्वेश्चन में रेलेवेंट है या नहीं है. तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन. क्वेश्चन ही बोल रहा है स्टेप्स, तो कुछ स्टेप्स के बारे में बात हो रही है. तो कैन आई ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर इट? येस यू कैन. तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बहुत रेलेवेंट रहेगा. बट लेट्स से दिस क्वेश्चन, discuss the role of National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body. अब इसमें अगर आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे तो वो अननेसेसरीली फोर्स्ड फ्लो चार्ट लगेगा जिसकी कोई नीड नहीं है. माई पर्पस ऑफ टेलिंग यू दीज स्पेसिफिक्स वॉज बिकॉज जब आप आंसर लिखने बैठते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते कि मैं शुरू कैसे करूँ. तो अपने दिमाग में टेम्पलेट बना लो कि मैं जो है आर्टिकल से शुरू कर सकती हूँ, मैं SDG से शुरू कर सकती हूँ. आई कैन स्टार्ट विथ एन इम्पॉर्टेंट कोट, आई कैन गिव कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड टू द आंसर. जब आपके पास ये वेपन्स रेडी होंगे तो आप लिखने से डरेंगे नहीं, और जितना आप लिखेंगे उतना आप बेहतर होंगे. ट्रस्ट मी, द मोर यू राइट द ईजियर इट गेट्स. सो लेट मी गिव यू अ recap of what all we have done so far. The aim of this video was to tell you how do you become polity ready for your mains. तो सबसे पहले तो प्लीज स्टैटिक हैज टू बी मास्टर्ड. तो यू हैव टू बी वेरी गुड विथ योर बेसिक्स. एग्जैक्टली मुझे पता होना चाहिए CAG कौन है, क्या रोल है, क्या प्रॉब्लम्स है. एंड देन आई बिगिन राइटिंग. प्लीज इफ देर इज वन मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो दैट यू शुड टेक अवे इज डोंट डिले योर आंसर राइटिंग जस्ट बिकॉज XYZ पर्सन ने प्रीलिम्स के बाद आंसर लिखा था फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया. इज नॉट रियली अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर यू नॉट टू स्टार्ट knowing कि आपको लिखना नहीं आता. If you think you're somebody who already knows how to write, kudos to you. Best wishes. You can delay your answer writing. But if you know you're not the one, you have to get started early. Keep adding value. अच्छा value addition करो. बहुत सारे sources value addition के available हैं और इन answers को बेहतर करते जाओ. You will reach a point when you'll realize कि आपके first answer और आपके 50th answer में बहुत फर्क है. And that is the journey that you will be covering. See, I know making a strategy video and telling you to do stuff is easy. But trust me, once you've decided to prepare for this examination, it makes sense to do everything in your capability to make sure that you're giving your best. And then leave the rest to maybe destiny or God, whoever you believe in. I sincerely hope that the video was useful to you. We'll keep coming up with more such strategy videos, so that you know how to prepare and you exactly will have a blueprint for your preparation. If you like the video, just let us know. If you have any more suggestions, if there is anything that you are stuck with, please let us know and we'll be happy to help you. All the very best and take care.